प्रिय दर्शकों एवं श्रोताओं, सहबंदी संगठन के इस सत्र में मैं प्रदीप वाजपेयी आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। वैसे तो पहले भी इस संबंध में चर्चा हो चुकी है, मगर विस्तृत चर्चा करने का सुअवसर पहली बार प्राप्त हो रहा है। आज का सत्र मुख्यतः जो सहकारी आंदोलन कई दशकों या एक शताब्दी पहले चालू हुआ, वह किस हालत में आज जिंदा है, जीवंत है, न केवल हमारे देश में अपितु सारे विश्व में इसकी क्या स्थिति है। यदि हम बारीकी से पहले अपने देश के बारे में सोचे कि सहकारी आंदोलन की शुरुआत तो गुजरात में सही अर्थों में, और वहां पर जो दूध होता है उसका किसानों से कैसे कलेक्शन किया जाए, जो पशुधन है उसकी नस्ल में कैसे सुधार किया जाए, और दूध के प्रोसेसिंग की कैसे व्यवस्था की जाए, और विभिन्न उत्पाद बाई प्रोडक्ट्स जो बनते हैं जैसे घी है, मठा है, दही है, यह किस तरह एक उचित कीमत पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाए, इसका काम सबसे पहले गुजरात में चालू हुआ। क्योंकि उस समय इसकी जो राजनीतिक शक्ति थी वह भी विशाल थी, अर्थात श्री वल्लभ भाई पटेल उस समय गुजरात के वहाँ की अर्थव्यवस्था में इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में अग्रणी थे। उसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों में इसी से अमूल कहते हैं, अमूल नाम जो है वहाँ के प्रोडक्ट का था, वहाँ का दूध और उसके दूसरे उत्पाद कैसे मार्केटिंग की जाए जिससे किसानों का तो फायदा हो ही सही, साथ में उपभोक्ताओं को भी इसका पूरा फायदा मिले। तो इसी मॉडल को अलग अलग प्रदेशों में चालू किया गया, हमारे प्रदेश में भी चालू किया गया, मगर यहाँ और दूसरे सब जगह जो परिस्थितियां थी, जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, वो बहुत अलग अलग थी। बहुत जल्दी दूसरे राज्यों में से लागू तो किया गया, मगर राजनीतिक दबाव और भ्रष्टाचार ने इस आंदोलन को दिशाहीन कर दिया। दूसरा सहकारी आंदोलन जो है ना, वो महाराष्ट्र में चालू हुआ, मगर वहां पर जो है ना, यह एक शुगर लॉबी जैसे कह सकते हैं कि वहां पे क्योंकि गन्ने की खेती बहुत होती थी, तो वहां पे गन्ना को कैसे उससे शक्कर बनाई जाए, इसके उत्पादनकर्ता वहां के किसान जो है ना, वो काफी मजबूत स्थिति में आ गए, और एक प्रकार से शुगर लॉबी ने महाराष्ट्र की राजनीति को प्रभावित करना चालू कर दिया, क्योंकि इन शुगर मिलों के प्रॉफिट से न केवल बैंक बने, शिक्षण संस्थाएं बनी, और तरह तरह के जो है ना लोक लुभावन कार्यक्रम उनके द्वारा किए गए, जिससे वहां के किसानों को तो फायदा हुआ, मगर इस शुगर लॉबी ने जो शुगर बेची दूसरे देशों को या दूसरे प्रदेशों को, जो शुगर बेची, वो काफी हद तक उपभोक्ताओं का उन्होंने शोषण चालू कर दिया है। यानी कोऑपरेशन की भावना राजनीतिक शक्ति की गुलाम बन गई। एक प्रदेश के किसानों का तो फायदा हुआ, मगर दूसरे प्रदेश के उपभोक्ताओं का नुकसान, उनका शोषण, और इसका राजनीतिक फायदा वहाँ की स्थानीय राजनीति को भी हुआ, और उन्होंने जो है ना अपनी राजनीतिक पकड़ जो है वहाँ पे उसका दुरुपयोग चालू कर दिया। इस तरह से हम पाएंगे कि सहकारी आंदोलन एक प्रकार से अगर एक कोई सहयोग कर रहा है तो वही आंदोलन दूसरे के शोषण का या भ्रष्टाचार के शिकार होता है। आज हालत ये है कि जितने भी सहकारी बैंक हैं, सहकारी आंदोलन लगभग इन्हीं बैंकों के माध्यम से फैलाया गया, और वही सबसे ज्यादा जो है ना आज अक्षमता और भ्रष्टाचार के शिकार बन गए। और इस तरह से हम पाएंगे कि अधिकांश सहकारी बैंक या तो दिवालिया घोषित हो चुके हैं या सरकारी मदद के कारण जो है जिंदा है। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि कोऑपरेटिव हैज फेल्ड बट इट मस्ट सक्सीड। सक्सीड का मतलब जो है कि सहयोग के बिना हमारा समाज जो है या हमारी राजनीति चल नहीं सकती। समाज को संगठित करने के लिए सहयोग की भावना का विस्तार आर्थिक क्षेत्र में होना आवश्यक है, मगर विरोधाभास इतना ज्यादा है इस आंदोलन में कि आज भारत तो क्या
विश्व के किसी भी कोने में कोऑपरेटिव मूवमेंट की कोई चर्चा तक नहीं करता। यानी कि भावना तो सब में है मगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है। इस कारण से हम पाएंगे कि देश आपस में जो है ना अलग अलग विचारधाराएं हैं, इनका टकराव चालू हुआ। नुकसान सबसे ज्यादा जो है कोऑपरेटिव भावना का था। वैसे तो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और भाईचारे की बात करते हैं, सौहार्द की बात करते हैं, मगर भावना से काम नहीं चल रहा। भावना के साथ में अगर संगठन की शक्ति नहीं है, इस भावना का कोई अर्थ ही नहीं है। यह विरोधाभास आज जो है ना पूरे विश्व में परिलक्षित हो रहा है और इसके दुष्परिणाम एक आम आदमी भुगत रहा है। किसान भुगत रहे हैं, जो कमजोर वर्ग है वह भुगत रहा है और सबसे ज्यादा इसका शिकार जो है उपभोक्ता हो गए। जो कंज्यूमर्स हैं उनका एक प्रकार से शोषण करने की खुली छूट मिल गई। बाजार व्यवस्था ऐसी है कि जिसमें जिसके भी पास मौद्रिक शक्ति है वह उसको एकत्रित करता जा रहा है और उसका उपयोग जो है ना वो उपभोक्ताओं के शोषण के रूप में परिलक्षित होता है। कारण सबसे बड़ा ये है कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन चालू तो हुआ था उपभोक्ताओं के लिए। जो सबसे पहले जो कोऑपरेटिव मूवमेंट जो यूरोप में चालू हुआ उसका सबसे बड़ा कारण था कि वहां पे इतना अधिक पूंजीवाद का शोषण बढ़ गया था। जहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू हुई अर्थात ग्रेट ब्रिटेन, वहां पे लेबर का इतना अधिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था जिसे हम कहते हैं कि वहां पे जो चिमनी बॉय इस साल जो होता था। चिमनी बॉय का मतलब ये था कि वहां पे टेक्सटाइल मिलें बन गई। उस समय जो बॉयलर थे उनको चलाने के लिए भाप का प्रयोग होता था, वेपर का वाटर वेपर का उपयोग होता था। तो कोयला जलता था और कोयले का धुआं है वो चिमनी के माध्यम से बाहर निकलता था। तो चिमनी के अंदर कार्बन जम जाता था। उसको साफ करने के लिए बड़े आदमी नहीं यह काम कर सकते थे, तो जो छोटे बच्चे होते थे, कम उम्र के बच्चे होते थे, उनसे कहा जाता था कि तो आप ऊपर जाइए, चढ़ते आइए, क्योंकि चिमनी का मुंह सकरा होता है, ज्यादा उसका बड़ा व्यास नहीं होता। वहां पे एक जो है ना पूर्ण वयस्क इंसान जो है ना उसमें चढ़ ही नहीं सकता है। तो छोटे बच्चों को चढ़ाया जाता है, उसको वहां पे ऊपर जाके कार्बन को साफ करते। उनकी दुर्दशा और जो वहां पे कुछ श्रमिकों को अनियंत्रित तरीके से जो बसाया जाता था, जहाँ पे ना कोई हाइजीन की व्यवस्था होती थी, ना जिसे कह सकते हैं कि ना पेयजल की, ना उनके रहने का ठीक से इंतजाम होता था। श्रमिकों की एक बस्ती बना दी जाती थी और वहां पे जो है ना तरह तरह की बीमारी, जैसे सबसे पहले प्लेग जो है जो चूहों के कारण फैलता है, वह प्लेग का रोग जो है वो ब्रिटेन में बना, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इस व्यवस्था से असंतुष्ट होकर कार्ल मार्क्स वहां पे उस समय हुआ करता था, उसने जो कैपिटलिज्म है उसके खिलाफ आवाज लिखा। यह एक जर्मन विद्वान था कार्ल मार्क्स, और आज भी जो है जो कम्युनिज्म है वो कार्ल मार्क्स के कारण ही होता है। उसने यूरोप में आके जो है इस आंदोलन को और फैलाया और जो पूंजीवाद है उसके ठीक विपरीत साम्यवाद की उसने कल्पना की, उसके संगठन किया, उसका उस विचार का विस्तार किया, जिसे हम आज की तारीख में कह सकते हैं। उसके कारण लेनिन, स्टालिन जैसे बड़े क्रांतिकारी पैदा हुए। यहाँ तक कि जो हिटलर है वह भी एक प्रकार से साम्यवाद की विचारधारा से प्रभावित था। कहने का तात्पर्य मेरा आपसे केवल इतना है कि दुनिया दो मतों में विभाजित हो गई इस कारण, और आपसी संघर्ष जो है, क्योंकि जब दो बराबर की ताकतें होती हैं तो कौन सी ताकत श्रेष्ठ है, कौन सी विचारधारा श्रेष्ठ है, इनके बीच में जो है संघर्ष चालू हो जाता है। और यही हुआ। आज भी दुनिया में दो ही विचारधाराएं हैं, मगर इस दौरान जो है ना इंग्लैंड के कुछ विचारकों ने कहा कि ये दोनों व्यवस्थाएं अंततः है न केवल मानव जाति को बांट रही हैं, संघर्ष को बढ़ावा दे रही हैं। इन्हें यूटिलिटेरियन कहा जाता था। इन्होंने कहा कि इन दोनों के बीच में एक विचारधारा होनी चाहिए जो कोऑपरेटिव की भावना हो। तो सबसे पहले जो इसका प्रयोग किया गया वह यूरोप में और इंग्लैंड में ही किया गया, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बर्थ प्लेस था, जहां से जहाँ से पूंजीवाद का शुरुआत हुई। और एक बड़ा
हास्यास्पद पहलू है कि यह कल्पना की गई कि उपभोक्ताओं को एकत्रित करके उनकी परचेजिंग पावर जो है या खरीदने की जो शक्ति है इसको संगठित करके सस्ती कीमत पर जो है ना किसानों उपभोक्ताओं को वस्तुएं उपलब्ध की जाए, यह स्वरूप कहीं भी आज की तारीख में सक्सेसफुल नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उपभोक्ताओं के बिना जो बाजार की व्यवस्था है वो चल ही नहीं सकती, क्योंकि हर उत्पादित माल का सबसे बड़ा टारगेट उपभोक्ता होता है। किसी भी तरह का प्रोडक्ट हो, उसे अंततः है अगर कंज्यूमर या उपभोक्ता उसका उपयोग ना करें तो वह उत्पादन व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बाजार में उपभोक्ताओं का साम्राज्य होना चाहिए या कंज्यूमर सॉवरेनिटी की हम बात करते हैं, तो उनका एकाधिकार होना चाहिए। मगर आज हम पाएंगे कि अगर सबसे ज्यादा शोषण का शिकार है तो मैंने आपसे जैसे शुरू में कहा कि उपभोक्ता है, कंज्यूमर से। न केवल भारत में, अभी तो पूरे विश्व में यही हाल है। ये उपभोक्ताओं का सबसे अधिक शोषण अगर कहीं हो रहा है तो वो सब जगह हो रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, चीन हो, कहीं भी हो। चाहे वो साम्यवादी व्यवस्था हो, चाहे पूंजीवादी व्यवस्था हो या समाजवादी व्यवस्था हो, हर जगह कंज्यूमर सॉवरेनिटी जिसे कहते हैं वो इस शताब्दी का सबसे बड़ा मजाक है। इट्स द बिगेस्ट जोक। कंज्यूमर सॉवरेनिटी कोई ऐसी चीज है ही नहीं। इस व्यवस्था को दूर करने के लिए ही मैंने एक किताब लिखी, डायनेमिक कोऑपरेशन, जिसका हिंदी रूपांतरण सक्रिय सहबंध के नाम से किया। यह व्यवस्था सहबंध पर आधारित है और ये सहबंध की भावना केवल भावना नहीं है, इसे एक मूर्त रूप, जीवंत रूप देने का प्रयास है। अर्थात एक संगठन के बिना ना तो उपभोक्ताओं को एकत्रित किया जा सकता है, ना उपभोक्ताओं को जो सेवा प्रदाता है यानी कि जो प्रोड्यूसर हैं और जो इसके माध्यम बनते हैं, ना उन्हें संगठित किया जा सकता है। तो हम पाएंगे कि इस किताब का अगर अध्ययन किया जाएगा, जो कि अमेज़न के किंडल स्टोर पर उपलब्ध है, कोलैबोरेशन की भावना क्या है और यह किस तरह से उपभोक्ताओं को संगठित कर सकता है और उपभोक्ताओं को और प्रोड्यूसर्स के बीच में कैसे एक बंधनकारी शक्ति का, संगठन का प्रादुर्भाव किया जा सकता है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा इन अंग्रेजी और इसका जो हिंदी रूपांतरण है वह किंडल स्टोर पे अमेज़न में उपलब्ध है। आज मैं आपसे साथ में सिर्फ एक चर्चा करना चाहता था अलग अलग बिंदुओं की। ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो संगठन है, वह न केवल प्रजातांत्रिक होना चाहिए, अर्थात इसका जो स्वरूप है वह डेमोक्रेटिक होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जो व्यवस्थाएं हैं वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या यह व्यवस्था स्वैच्छिक होगी, वॉलंटरी होगी या बंधनकारी होगी। सहबंध की भावना स्वैच्छिक है, कोऑपरेशन की भावना भी स्वैच्छिक है। सहबंध में आपसी बंधन तो बंधेंगे, मगर ये एक स्वतंत्रता देता है। आप चाहे तो इस बंधन में बंधे या ना बंधे, अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे फायदा होगा तो आप जो है, जो भी हमारे नियम कानून है उसके हिसाब से आप जो है ना, आपको आचरण करना पड़ेगा। और अगर आप बाहर रहना चाहते हैं इसके, तो हर उपभोक्ता को या हर प्रोड्यूसर को इसका पूरा, इसकी स्वतंत्रता है कि वो इन बंधनों में ना बने। इसलिए इसका नाम सहबंध है, आपस में बंधन करना। कोऑपरेटिव के साथ में ऐसा नहीं है। कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है ना, वो ना तो किसी भी प्रकार का जो है ना आज तक उसने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया है और ना ही बंधन की कोई व्यवस्था की है। वॉलंटरी होने के साथ साथ बंधनकारी व्यवस्था कोऑपरेटिव आंदोलन में है ही नहीं, क्योंकि आंदोलन ही जब नहीं है, जब इसका कोई विस्तार भी नहीं हो रहा है, कोई नया इसमें प्रयोग भी नहीं हो रहा है, तो आगे की चर्चा करना सर्वथा व्यर्थ है। दूसरी बात ये कि क्या सहकारी आंदोलन जो विभिन्न प्रोड्यूसर हैं, अर्थात जो उत्पादक हैं, उनको एक मंच पे लाता है। हम पाएंगे कि हम उसमें ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं, जबकि प्रोड्यूसर हजारों की तादाद में किसान हैं, जुलाहे हैं, चरमकार हैं, कारपेंटर हैं, घर में काम करने वाले हैं, मजदूर हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं ये भी हैं। हर आदमी जो है ना
अलग अलग समूह में बटा हुआ है, या समूह कई जगह है ही नहीं। ना व्यापारियों के हैं, अर्थात जो फुटकर व्यापारी इनका कोई संगठन है, ना होलसेलर का संगठन है, ना मैन्युफैक्चरर्स का कोई संगठन है। अगर है तो वो एक वस्तु विशेष का जो उत्पादन करते हैं उनके संगठन है, और उनका संगठन केवल अपने हित की बात सोचता है। जिस चीज का उत्पादन कर रहे हैं, जिस चीज का वो वितरण कर रहे हैं, केवल उसके हित की बात सोचते हैं। उपभोक्ताओं का हित उनके दृष्टि में है ही नहीं। मगर सहबंदी संगठन के साथ में ऐसा नहीं। सहबंदी के जो अलग अलग मॉडल हैं, किसानों के साथ अलग है, मजदूरों के साथ में अलग है, जो फुटकर व्यापारी है उनके लिए अलग है, जो थोक व्यापारी अलग है उनके लिए अलग है, और जो मैन्युफैक्चरर्स है, उत्पादक है, उनके लिए अलग है। इसी तरह से अलग अलग तरह के सेवा प्रदाता है, जैसे चिकित्सक है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, कानूनी सहायता करने वाले वकील हैं, जो टैक्स के कंसल्टेंट हैं वो अलग है, ऑडिट करने वाले अलग हैं। ये सब अलग अलग तरह के सेवा प्रदाता हैं, तो इनके लिए एक अलग मॉडल है। इसी तरह से इन सबके लिए अलग अलग, जिसे कहते हैं कि व्यवस्था कायम या अनुशासन कायम करने के लिए इनके चार्टर अलग अलग है। चार्टर का मतलब ये होता है कि लिखित में एक ऐसी व्यवस्था होना चाहिए जिसके कारण और जिसके माध्यम से ये सब सेवा को प्रदान करने वाले विभिन्न प्रोफेशन या विभिन्न वर्ग के जो सेवा प्रदाता हैं, उनके व्यवहार को, उनके बीच के आपस के संबंधों को रेगुलेट किया जा सके। इसी तरह से जिसे हम कहते हैं कि क्या ये प्रजातंत्र है, क्योंकि डेमोक्रेटिक होना अत्यावश्यक है। ट्रांसपेरेंसी डेमोक्रेसी में ही आती है। सच्ची भावना के साथ में अगर डेमोक्रेसी की जाए तो इसका फायदा ट्रांसपेरेंसी के साथ में जो आदमी, जो भी व्यक्ति विशेष, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, उसे अपनी उन्नति का एक कैरियर का उसे एक ग्राफ नजर आएगा कि कैसे मैं शुरू में आगे बढ़ूंगा, फिर मिडिल लेवल तक पहुंचूंगा, हायर लेवल पे पहुंचूंगा, डिसीजन मेकिंग का कैसे मैं वो बनूंगा। यह सब जो है ना, उत्तरोत्तर उसके जो है ना एक कैरियर ग्राफ उसके उन्नति का होना चाहिए। तभी जो व्यक्ति है वह इस आंदोलन के साथ में जुड़ सकता है। जहां तक कंज्यूमर की सॉवरेंटी या इनके अधिकार क्षेत्र की बात है, यह संगठन दो भागों में बटा हुआ है। एक भाग केवल उपभोक्ताओं का है और दूसरा भाग उत्पादकों को या सेवा जो प्रदान करने वाला वर्ग है वह है। क्योंकि चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे चिकित्सक हो, चाहे इंजीनियर हो, किसी भी तरह का वो है, उन सबको जो है ना उपभोक्ता की जरूरत हो। तो अगर उपभोक्ता संगठित हैं, उपभोक्ताओं की संगठन की शक्ति के कारण ही विभिन्न उत्पादक और सेवा को प्रदान करने वाला जो वर्ग है वह सहबंध का विस्तार की, इसकी जो भावना है या इसकी जो शक्ति है, इसका विस्तार कर सकता है। दूसरी बात जो है, जो इसकी चर्चा करना आवश्यक है कि इसका विस्तार क्या पूरे विश्व में हो सकता है। तो हम पाएंगे, चाहे वो भारत हो या यूरोप हो या अमेरिका हो या किसी भी तरह का कोई भी देश हो, उपभोक्ता तो प्रत्येक व्यक्ति है, अर्थात कंज्यूमर पूरे विश्व में फैले हुए। तो इसे एक विश्वव्यापी रूप देना संभव है। हर देश की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वह अपने नागरिकों के जो इंटरेस्ट है, जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट है, उनका संरक्षण करने के लिए बाध्य होती है। ये उन्हें न केवल उचित गुणवत्ता की वस्तुएं प्राप्त हो, अपितु जिसे कहते हैं कि उचित कीमत पर, एट प्रॉपर प्राइस जो है ना, वो उन्हें प्राप्त होना चाहिए। तो कंज्यूमर का जो जिसे कहते हैं कि वेलफेयर जो है, वह अगर प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव बना दिया जाए तो हम पाएंगे कि कोऑपरेशन की भावना या सहबंध के कारण वे प्रोड्यूसर जो हैं सहयोग करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, और उनके बीच में आपस में इस बात की प्रतियोगिता चालू हो जाएगी कि कैसे उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा सस्ती कीमतों पर वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध की जाए। अर्थात कोऑपरेशन की या सहबंध की भावना उन्हें इस बात के लिए मजबूर कर देगी कि कैसे उपभोक्ताओं के ज्यादा से ज्यादा नजदीक आने का हमें प्रयास करना चाहिए, अच्छी से अच्छी सेवाएं देना चाहिए, और सस्ती सुलभ कैसे उनको वस्तुएं उपभोग के लिए उपलब्ध कराएं। इसीलिए हम आज पाएंगे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं।
यानी 0% टैरिफ पे कैसे उपभोक्ताओं को दूसरे देशों से सामान आयात करके उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई है। तो हम ये कह सकते हैं कि सहबंध की भावना का विस्तार, जिसे हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, और जिसे कहते हैं कि वन अर्थ वन विलेज। विलेज शब्द का उपयोग इसलिए किया जाता है कि छोटी सी जनसंख्या के बीच में जो है वो आपसी सहयोग सौहार्द ज्यादा अच्छा होता है। मगर यह संबंध ऐसा है जो इस कल्पना को पूरे विश्व में फैलाने का इसका जो है ना, इसकी क्षमताएं है। और भी कई पहलू हैं जिनके बारे में अगर चर्चा करें तो काफी अधिक समय लगेगा। अगले सत्र में मैं उन सभी बिंदुओं का गहराई के साथ में आपके साथ में इसकी चर्चा करूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहूंगा कि आज के सत्र को समाप्त किया जाए। अगले सत्र तक के लिए मैं आपसे क्षमा पूर्वक इजाजत लेना चाहता हूँ कि कृपया आज का सत्र, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें मैंने कुछ दोनों के बीच में अगर कोई तुलना की है, उसमें कहीं कोई गलती है, तो मैं उसका क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मुझे कह सकते हैं कि आपके द्वारा किया हुआ जो भी संवाद है वह निरर्थक है, इससे कोई फायदा नहीं हुआ। मगर यह सब करने के पहले आपसे अनुरोध है कि आप किताब खरीद के पहले पढ़ लें, समझ लें उसको, उसके पश्चात ही आप आलोचना का अपना अधिकार इसका उपयोग करें। धन्यवाद।